قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और मैं इस वक्त यहां पर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ हूं, जो कि कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के एक्स चेयरमैन हैं। मौसूफ बहुत सारे सिफ़ात के हामिल हैं और चूँकि वक्फ बोर्ड का नाम आते ही बहुत सारी चीज़ें हमारे जहनों में आ जाती हैं मुल्क भर के वक्फ बोर्ड के हालात देखने के बाद। चूँकि ये काबिल मिसाल रहे हैं अपने दौर में, जब वो वफ़ के चेयरमैन थे कि वो अपने घर से चाय ले जाते थे अपने ऑफ़िस के लिए, जब वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जो मौसूफ़ के बारे में दी जाती हैं, जो हमें आजकल के हालात में खाली ऐसे चेयरमैन मिलते हैं। और हम लोगों ने बहुत सोच विचार के बाद सोचा कि जो है, चूँकि फ़िक्र ख़बर का मकसद ही होता है कि नेक सिफ़ात के हामिल और उम्मत का दर्द रखने वाले ऐसे लोगों को हम लोगों के सामने पेश करें, उन लोगों को एक काबिल मिसाल बना करके पेश करें, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे भी अफराद होते हैं। तो और मौसूफ़ मस्जिद मुज़म्मिल जो मरकज़ सालिस बेंगलुरु का कहलाया जाता है, उसके भी बानी हैं और इसके अलावा मशहूर ताजिर हैं, ऑयल ताजिर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपने ज़बान से कहने के बजाय मैं डायरेक्ट मौसूफ़ से ही आपसे रूबरू कराता हूँ, उनसे ही कई सवालात पूछता हूँ वक्फ बोर्ड के सिलसिले में और दीगर बहुत सारे मसाइल के बारे में, हमारे कर्नाटक में जो सियासी उथल पुथल है या दीगर जो चीज़ें, इससे आप लोगों के सामने सारी तफसीलात आ जाएंगी। तो डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब, आपका इस्तकबाल है फ़िक्र ख़बर के ख़ास और ख़ुसूसी मुलाकात में। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर आप अपना तारुफ़ हमारे नाज़रीन को। आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक मामूली सनतकार हूँ। मैं सनतकार कम से कम 40-45 बरस से रह चुका हूँ। तो दिल में मेरे ये ख्याल आया कि अभी ये मेरे आखिरत का टाइम है, कुछ तो कुछ कौम के लिए करना मेरे वास्ते ज़रूरी है। तो ये सोच के मैं कर्नाटक औक़ाफ़ बोर्ड का मेंबर, पूरे कर्नाटक स्टेट के 30-7 जो इदारे हैं, दीनी इदारे हैं, उनसे मैं इलेक्ट हुआ। पहली मरतबा मैंने इलेक्ट हुआ। ये ख़ुद मेरे को मालूम नहीं कि लोगों कैसा मेरे ऊपर इत्तेफाक से उन्होंने मेरे को वोट दिया और इलेक्ट किया। तो मैंने इरादा किया कि कौम में पैगाम में इत्तेहाद लाना मेरे वास्ते बहुत ज़रूरी है। ये इत्तेहाद लाने के लिए वक्फ बोर्ड जो है एक प्लेटफॉर्म है। ये कर्नाटका में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ बोर्ड है, ये इत्तेहाद कौम में लाने के लिए, पैगाम में इत्तेहाद लाने के लिए ये इदारा बहुत ज़रूरी है। ये इदारे में क्या है, जो दीनी मसाजिद हैं, जो मरूमों के घर बसे हुए हैं, जो क़ब्रस्तान हैं, औलिया अकराम के जो दरगाह हैं, आस्थाने हैं, खानखाह हैं, जो कुछ भी है, ये सब भी हमारे बुज़ुर्गान दीन ने कौम और मिल्लत की बहबूदी के लिए दे चुके हैं। इसको हम सही तरीक़े से इस्तेमाल करना ये हमारे ईमान का मकसद है। तो इसलिए मैंने वक्फ बोर्ड के अंदर मैंने इलेक्ट हुआ और इसके साथ साथ पूरे अरकान मिल के मेरे को चेयरमैन भी बनाया। चेयरमैन बनाने के बाद दिल में मेरा ये इरादा हुआ कि कौम की प्रॉपर्टी को कैसा हम बचा सकते हैं, इसको कैसा तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो मैं देखने के बाद ये मालूम हुआ कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड के अंदर 1,22,000 एकड़ प्रॉपर्टी मौजूद थी। 1956 में 1956 में ये मौजूद थी। अब हमारे पास सिर्फ 50,000 एकड़ है, जो खो चुके हैं, हमारे हाथ से किधर गए, ये सवाल पैदा हुआ मेरे दिल में। तो मैंने गवर्नमेंट से बहुत टैकल किया और सेंट्रल गवर्नमेंट से टैकल किया। मैं आने के बाद लैंड ग्रैबिंग एक्ट लेके आया और रहमान खान साहब जो हमारा साबिक माइनॉरिटी के मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर से, उनसे मुलाकात किया। उन्होंने अमेंडमेंट लेकर आया 2013 में,
वक्त के अंदर क्या क्या कमी है उसको सही करने के लिए उन्होंने बहुत मदद की। और मेरे वो अराकिन भी हैं, अभी फिल वक्त थे, साबिक अराकिन थे, उनकी मदद से, उनकी कोशिश से मैंने बहुत से कुछ किया। तो मेरा मकसद ये है कि कौम की प्रॉपर्टी को कैसा तहफ़्फ़ुज़ करना, किस लिए तहफ़्फ़ुज़ करना, ये हमारे आने वाली नस्ल की तालीम के लिए, इनकी तिब्बी इलाज के लिए और इनकी मुआशी ज़िंदगी के लिए ये कैसा कर सकती है। आज हमारी कौम के अंदर है तालीम परसेंटेज जो फ़ीसदी है बहुत कम है। और सबसे बड़ी बात यह है हमारी कौम में मसलक के मामले में और पॉलिटिकल मामले में बढ़ चुकी है। ये किसका काम है? हमारे उलमा करम का काम है कि बारीकी से क्या कौम को इत्तेहाद और पैगाम इत्तेहाद पहुंचाना, ये हमारी अब ये सूरत हाल में ये हमारी ज़रूरत है। ये हमारे उलमा करम का काम है कि कौम में कैसा इत्तेहाद लाना और मसलकों के झगड़ों को कैसा ख़त्म करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से हमारी कौम बढ़ चुकी है, ये हमारी कमज़ोरी है। इस कमज़ोरी को कैसा हम काबू में लाना। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड में ये घपले के बारे में आते हैं बहुत सारे, यहाँ के बेंगलुरु के कई सारे बड़ा मकान छोटा मकान यहाँ के। जी मैं यही बता रहा हूँ आपको, पहले मैं बता चुका हूँ कि हमारे 73 एकड़ प्रॉपर्टी खो चुकी है। ये कैसा खो चुकी है? हमारी नाइत्तेफाकी की वजह से। कौम में दर्द होना ये अल्लाह की अमानत है। अल्लाह की अमानत की कैसा तहफ़्फ़ुज़ करना, कैसा हिफाजत करना, ये ज़रूरी है नहीं है, हर मुसलमान का काम है। ये वक्फ बोर्ड का ही काम नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजरी बॉडी है। हम उनको कानून दिखाते हैं कि पार्लियामेंट एक्ट क्या है, पार्लियामेंट में कैसा एक्ट है, इसको कैसा महफूज करते हैं। ये किसका काम है? कौम का काम है। कौम में दर्द होना है। सिर्फ वक्फ बोर्ड क्या कर सकता है? कौम के लोग ये कब्जा करके बैठे हैं, यही तो मुश्किल है। यानी उनको आखिरत का डर नहीं है। तो फिर वक्फ बोर्ड क्यों एक्शन क्यों नहीं लेते? ले रहे, कितना लेते हैं? 70% अपने लोग हैं, कोर्ट में मामले पड़े हुए हैं, 900 मामले कोर्ट में पड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं? उनको क्या है? वक्फ बोर्ड की तरफ से चलिए मान लेते हैं कि बहुत सारी ज़मीन हमारे पास बची हुई है, तो वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन की वजह से मुसलमानों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? क्या कोई हाँ, तालीम यही तो मैं बता रहा हूँ। अभी जो अमेंडमेंट एक्ट जो है 2013 का जो एक्ट अमेंडमेंट होता है, इसके ज़रिए हम तालीम के लिए 30 साल के लिए जो प्रॉपर्टी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है, तालुक लेवल्स के अंदर है, उपलिस के अंदर है, मुसलमान अगर सामने आए तो हम 30 साल की लीज को दे सकते हैं। किस लिए दे सकते हैं? तालीम इदारों के लिए दे सकते हैं, और मेडिकल कोर्सेज के लिए दे सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए दे सकते हैं, और हॉस्पिटल्स के लिए दे सकते हैं, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स के लिए दे सकते हैं, और तिजारत इदारों के लिए दे सकते हैं। मेरे सामने आना ना, मैं आ रहा। तो 30 साल की लीज कैसा देते हैं कि मामूली से मामूली बहुत कम किराए पर देते हैं। इससे प्रॉपर्टी का तहफ़्फ़ुज़ भी होता है और डेवलपमेंट भी होता है। उसकी जो कुछ भी इनकम आज है वो कौम को 30% 40% वो इदारा खर्च करना है। लेकिन अभी तो सिर्फ बेंगलुरु या कर्नाटक का ही नहीं, बहुत सारे तमाम इलाकों में अक्सर अखबार में देखिए, मैं बहुत से स्टेट्स को जाके मैंने इत्तेफाक राय से अपने तरफ से मैंने गया था। अलाना में राजस्थान को भी गया था, जयपुर को गया था, वहाँ के वक्फ बोर्ड को भी मैंने गया था, और यानी उत्तर प्रदेश के वहाँ के वक्फ बोर्ड को भी मैंने गया था। इसमें क्या मैं देख रहा हूँ, हमारी कौम में इत्तेफाक नहीं, इत्तेहाद नहीं। हमारी कौम मसलक के मामले में, पॉलिटिकल मामले में बढ़ चुके हैं। यह किसका काम है? यह हमारे उलमा कराम का काम है कि हर जुम्मा को हर टाइम में इनको एक इत्तेफाक राय देना भी, हमें बटना नहीं। दिन क्या है? दिन सलामती का नाम है। किधर है? इस्लाम क्या है? सलामती का नाम है, इत्तेफाक का नाम है। हम जुम्मा को जाते हैं सब मिलके, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं, ईद को जाते हैं हाथ मिलते हैं, सब मिलते हैं, मगर यही ज़िंदगी भर हाथ मिला के क्यों नहीं काम करते भैया? तो ना इत्तेफाकी की वजह से हम बढ़ चुके हैं, पॉलिटिकली बढ़ चुके हैं, मसलक के मामले में बढ़ चुके हैं, ये वो। अरे भाई ऐसा देखिए, आपको मालूम है, आप उलमा कराम में, उलमा कराम से पूछिए क्यों ऐसा नहीं पढ़ते कि भाई फजर की नमाज 2 रकात फ़र्ज के बदले 4 रकात क्यों नहीं पढ़ता है, और जोहर की नमाज
4 रकात के बदले 2 रकात क्यों नहीं पढ़ते? इसके बारे में इत्तेफाक यानी कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो लड़ाई झगड़ा करने का क्या मतलब है भाई? अच्छा, मैंने क्या देख चुका हूँ, मेरा तजुर्बा बोर्ड के अंदर, सिर्फ लोग लड़ाई झगड़ा ना इत्तेफाकी से हमारी कौम की ऐसी बर्बादी हो रही है, ऐसी बर्बादी, दिल दुखता है। इसको कैसा हम एक प्लेटफॉर्म को ला सकते हैं? और देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसा इदारा है, ये एक मुसलमानों का जो बहुत ज़रूरी इदारा है, इस वक्फ बोर्ड को एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरे मुसलमानों को, जितना हमारी 24 करोड़ आबादी है, इन तमाम को हम एक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ एक राय अगर पेश किए तो हमारे से गवर्नमेंट भी दर्ज है, और जो हमारी जो प्रॉपर्टी खो चुके हैं वो हमारी प्रॉपर्टी भी वापस ले सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे? अब अगला चेयरमैन बनेंगे? देखो, हमारा एक चीज़ है, जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी रहती है, जब तक अल्लाह जो मेरे को हयात देता है, मैं कौम का काम करने को वास्ते तैयार हूँ। बनना नहीं बनना और बात दूसरी, मगर कौम का काम ज़रूर से करूँगा। अच्छा, अगर बन गए, अब मिसाल समझ लीजिए कि 35 या 34 या इतने लोगों के लोग आपको सेलेक्ट कर लिए, आपको इलेक्ट कर लिए, तो आगे क्या मंसूबे हैं आपके? देखो, मेरा पहला मंसूबा यह है, जितने भी प्रॉपर्टी अब मौजूदा हमारे पास है, इसको पहले तरक्की करना, डेवलप करना। कैसा करना भाई? लोगों को बुलाना, इत्तेफाक राय से उनको लीज को देना, भाई तालीमी इदारा स्टार्ट करो, हमारी कौम को तालीम दो, और तिब्बी इलाज के लिए हॉस्पिटल से स्टार्ट करो, ये करो, और कॉलेजेस बनाने के लिए कॉलेजेस बनाओ, और कोई तिजारत करने का है, कॉम्प्लेक्सेस बनाने का है, कॉम्प्लेक्स बनाओ। ये पहला मेरा एजेंडा है। और दूसरा एजेंडा ये है कि जितने भी लोग कोर्ट कचहरी में जो बैठे हुए हैं जिद करके, उनको अक्रॉस द टेबल बुलाने का है, बातचीत करने का है। भैया क्यों लड़ रहे? ये हमारे बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं, अल्लाह की प्रॉपर्टी है। तुम रहना चाहता है तो रहो, लीज के लिए लो, क्यों लड़ता है? विड्रा करो केसेस। गैर कौमों के सामने जाके हमें शर्मिंदा हो रहे हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी को लड़ रहे हैं। अल्लाह ओनर है ना, वो मालिक है ना, हम कैसा ओनर बन सकते हैं? तो इत्तेफाक राय से ये दूसरा मसला ख़त्म करना है। और तीसरा मसला ये है कि वक्फ बोर्ड, जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, इन तमाम वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, जो राकिन हैं, उनको बुला के एक इत्तेफाक राय से यानी पैगाम इत्तेहाद फैलाने की कोशिश करते हैं। और चौथी बात यह है, अपने उलमा कराम को, पूरे हिंदुस्तान के उलमा कराम को, हर मसलक के उलमा कराम को बुला के उनसे इत्तेफाक राय से इत्तेहाद पैगाम की बात हमारी कौम में कैसा निकले पहुँचाना, ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो इंशाल्लाह अगर आप नॉमिनेशन देने का इरादा है इस बार के लिए? इंशाल्लाह मैं बोल रहा हूँ ना, जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है, अल्लाह जब तक मेरे हयात देता है, तो कौम की खिदमत करना और मेरी मग़फ़िरत के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए, दूसरा मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा कोई पर्सनल मकसद नहीं है, ना कोई धर्मा लेने का मकसद नहीं है, ना कोई वक्फ बोर्ड से पैसा लेने का मकसद है, कोई ऐसा मकसद नहीं है। सिर्फ कौम को के बेबूदी के लिए काम करना और मेरी मग़फ़िरत के लिए काम करना, सिर्फ इतना ही मेरा मकसद है, दूसरा कुछ नहीं। आप कहते हैं कि आप सिद्धारामैया जो इस वक्त वज़ीर आला हैं, उनके भी करीब रह चुके हैं। देखो, वो बात दूसरी है। पॉलिटिकली क्या है, सब मेरे दोस्त हैं, इसलिए कि मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। ये कैसा मेरे दोस्त है कि अगर कोई सिद्धरामैया के पास जाके मेरे खिलाफ कुछ बोला तो बोलता है, द वक्फ बोर्ड इज इन द सेफ हैंड ऑफ डॉक्टर यूसुफ, डोंट टॉक विथ मी। तो मैं क्या करूं? माशाअल्लाह। क्यों? मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है ना, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि वक्फ बोर्ड से कुछ खाए, कुछ ज़मीन लिए, कुछ उसको दिए, इसको दिए, ऐसा कुछ नहीं है ना मेरा। तो अब नेक्स्ट जो अभी कांग्रेस आप देख रहे हैं कि जो अभी हालात हो रहे हैं, बीजेपी के दूसरी रियासतों में आ रहे हैं, कर्नाटक में आपका क्या ख्याल है कांग्रेस में? देखो बाबा, मेरे को पॉलिटिकली की इतनी क्या बोलते हैं इल्म नहीं है, मगर कोई भी हुकूमत आना तो मेरे कुछ लेना नहीं देना नहीं। जो हमारा वक्फ बोर्ड है, ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, यानी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका एक्ट के अंदर हम काम करते हैं। जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ सुपरवाइजरी बॉडी है। हम अगर गलत किए तो बोर्ड को यानी सुपरसीड करना, एडमिनिस्ट्रेटर डालना। अगर जब हम गलत नहीं किए तो उनके पास क्यों जाना है? ये पार्लियामेंट्री एक्ट है, इट इज़ नॉट द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। शुक्रिया
डॉक्टर यूसुफ साहब आपसे बात करके और बहुत सारी मालूमात दूसरी अब एक बात है, मैं आने के बाद बहुत से स्कीम मैंने इम्प्लीमेंट किया। एक स्कीम ऐसा किया कि देखो जो हमारे इमाम मौजन जो मसाजिद में ही इनके जो तनख्वाहें हैं बहुत कम हैं, बहुत कम तनख्वाहें हैं और उनके हर टाइम उनकी ज़िंदगी के लिए उनके जो तनख्वाहें जो इदारा वालों ने देती बहुत कम दे देते हैं। तो मैं आने के बाद डॉक्टर कमरुल इस्लाम की मदद से मैंने 54 करोड़ का मैंने ग्रांट्स लिया। तो अब मैं वक्फ बोर्ड में जब मेरा ख़त्म होने के बाद मैंने 4000 एक महीने को देने के लिए मैंने रेकमेंड किया था, वो गवर्नमेंट से अप्रूव हो गया। मौजन के लिए 3500, हर महीना 4000 3500। तो हिसाब डाले तो एक इमाम को 40,000 और एक मौजन को 40,000 गवर्नमेंट से खानोरियम देते हैं और दे भी चुके 50 को 4 करोड़। और ऐसा ही इस बार कर्नाटका गवर्नमेंट में 100 करोड़ रुपए दे चुके हैं खबरस्ताना के यानी चकबंदी के लिए और दरगाह की चकबंदी के लिए, मसाजिद के लिए, इसके उसके लिए दे चुके हैं। ये पूरा सही तरीके से अगर इस्तेमाल किए तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत से प्रॉपर्टी की तहफ़्फ़ुज़ कर सकते, बच सकते हैं। एक और प्रॉब्लम भी है कि जैसे मिसाल के तौर पर कहीं दूसरे इलाकों से इमामत के लिए लोग आते हैं और उन लोगों के लिए रिहायशी का भी इंतज़ाम नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐसा भी कुछ देखो रिहायशी का इंतज़ाम क्या है, ये जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड कोई प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, ये दिमाग में रख लीजिए। वी आर ओनली द सुपरवाइजरी बॉडी, ओनली विल इम्प्लीमेंट द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी। तो क्या है, ये इदारा वालों का काम है। अच्छा कि वो क्या क्या इंतजाम करना, क्यों करके बोले तो हमें इमाम के पीछे नमाज पढ़ते उसकी इज्जत करना, ये हमारा काम है, वक्फ बोर्ड का काम है। शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने रखी वक्फ बोर्ड के मसाइल। अभी आपके सिलसिले में कर्नाटक के मुकाबले में एक सवाल आखिरी में आपको छोड़ता हूँ जाते जाते कि जो है अभी हैदराबाद में, तेलंगाना में अभी हालिया एक बहुत सारे केसेस हो गए, आप देख रहे होंगे पेपर में वक्फ बोर्ड को लेकर के, और ऐसी बहुत सारी रियासतों में। तो क्या कर्नाटक में भी ऐसे कई सारे, चूँकि कर्नाटक के हमारे उधर साइड के इलाके जो शिमाली कर्नाटक है, जैसे गुलबर्गा है, बीजापुर है, वहाँ के इलाके बहुत सारे वक्फ बोर्ड, वहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए कि देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। तो 1978 में जब गुलबर्गा की बात की है तो 802 एकड़ प्रॉपर्टी हमारी मौजूद थी। अच्छा, 1978 में हमारे लोग क्या किए कि उन्होंने बताया कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की प्रॉपर्टी सिर्फ 102 एकड़ है, तो बचत प्रॉपर्टी चला गया। तो मैंने क्या किया, वो रेजोल्यूशन कैंसिल करके, रिवोक करके मैंने ये रेजोल्यूशन किया कि हज़रत बंदा ख्वाजा नवाज की प्रॉपर्टी 802 एकड़ है, इसको सेकेंड सर्वे में लेना है, तो सेकेंड सर्वे में ले रहा हूँ। यही तो कह रहा था। अफजलपुर में 1200 एकड़ प्रॉपर्टी थी, वो भी हमने हासिल कर लिया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, गुलबर्गा के लिए। अब रहा तुम्हारा इधर मैंगलोर, उड़पी, इधर जितने भी हैं, इधर प्रॉपर्टी महफूज है, इतनी प्रॉपर्टी नहीं खो चुकी। ये सिर्फ एक मसलक के मामले में पढ़ चुके हैं ये लोग, कुछ है सिलेबे के मामले में, क्या ये सिलेबे पढ़ाना, वो सिलेबे पढ़ाना, ये मसाजिद में ऐसा करना, सिर्फ यही उनकी लड़ाई है। मगर जहाँ तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ है। मैंगलोर, टोटल, उड़पी, कारवार थोड़ी खो चुके हैं, इतनी ज़्यादा नहीं, यानी बोलो 5-10%। बेंगलुरु के मुकाबले, बेंगलुरु ही नहीं, बेंगलोर बोलो, बेंगलुरु के मुकाबले में बोलो, बेलगाम के मुकाबले में बोलो, तुम्हारे बागलकोट के मुकाबले में बोलो, गदग के मुकाबले में बोलो, रायचूर के मुकाबले में बोलो, बिदर के मुकाबले में बोलो, बहुत से प्रॉपर्टी खो चुकी उधर हैदराबाद कर्नाटका बॉर्डर में। हमारी बिदर में तो 1200 एकड़ का खबरस्तान है, सबसे बड़ा है खबरस्तान एशिया के अंदर। अभी क्या है, कुछ भी नहीं, पूरी खो चुकी है, क्या करें। तो इंशाअल्लाह ये हमारी कोशिश रहेंगे। अब जो कुछ भी मौजूदा जो एक्ट आ चुके हैं, अब प्रेजेंट है,
इसके तहत इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है प्रॉपर्टी को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे और किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे। इसमें कोई अंडर हैंड डीलिंग नहीं रहेगा, नो करप्शन। और मैं आने के बाद 170 पार्ट आदमी को अपॉइंटमेंट किया कोर्ट के अंदर, और ईशा और ज़्यादा अपॉइंटमेंट करूँगा। और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंस रखेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अदालत रखेंगे। हर मसाजिद के क्या क्या जो तकलीफ़ात हैं उसको हम आसान करेंगे। जो मौजूदा जो कमेटी है इसके जो लड़ाई झगड़े हैं उसको ख़त्म करेंगे। क्या है इसमें भाई? जो नमाज़ा हैं 5 वक्त के नमाज़ा 30 लाख है और 25 लाख है, यानी 40-5 लाख मैक्सिमम। तो इसमें लड़ाई झगड़े का सवाल इस काम पे होता है, ये समझ में नहीं आ रहा मेरे। छोटे वक्त के लिए लड़ते हैं बोलते हैं क्या सही बात। लेकिन ये है क्या करेंगे, शैतान बैठने नहीं देता है, शैतान का काम उकसाना है और हम लोगों के लिए सही रास्ता। यूसुफ साहब बहुत बेहतर लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, फिक्र खबर से आपने बात किया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे मोहम्मद यूसुफ साहब, एक्स चेयरमैन वक्फ बोर्ड के, और अगली मियाद के लिए भी ये आना चाहते हैं। इनकी बातें, इनके मंसूबे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। आप फ़ैसला ले सकते हैं कि ये शख्सियत अगली मियाद के लिए है या काबिल है या नहीं है। इसलिए कि वक्फ बोर्ड का नाम आते ही हम लोगों के जहन में बहुत सारी शिकायत आ जाती हैं। इसलिए कि आप उर्दू अखबार जिस स्टेट के भी उठाएंगे तो उसमें कोई ना कोई वक्फ बोर्ड में घपलाबाजी के सामने आती है। कभी चेयरमैन के खिंचाव के लिए, कभी दूसरे अफराद के लिए, या कोई जिस तरह अभी बुज़ुर्ग ने भी कहा मसलकी इख्तिलाफ़ात को लेकर के। तो लिहाजा हम लोगों पर और आप लोगों पर जिम्मेदारी बनती है कि हम जब किसी भी स्टेट में हो, कि जब हम चेयरमैन का हमारे हिस्से में इंतखाब का मौका आए, हम इलेक्ट करने के लिए आएँ, तो ऐसे अफराद को चुने जो वाकई कौम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और जो किसी भी तरह की घपलाबाजी के लिए, अपने अनानियत के लिए, अपनी शोबाजी के लिए ना आते हो। जब इस तरह के लोग वक्फ बोर्ड में घुस जाते हैं तो फिर बड़े मसाइल होते हैं। जैसे कि इस वक्त कहा हमारे बुजुर्ग ने कि कई एकड़ हज़ार, सिर्फ रियासत कर्नाटक की जब इतने 1000 एकड़ की बात है तो आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा हो। और फिर इसके बावजूद अगर हम लोग ये शिकायत लेकर के जाएँ कि फ़लाँ हुकूमत कर लेगी, फ़लाँ हुकूमत, तो ये बेवजह की बात है। लिहाजा फ़िक्र खबर की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम सही अफराद से आपसे मुलाकात करवाएं, आपसे रूबरू करवाएं। ये भी हमारी एक पहल थी। इंशाल्लाह अगले हफ्तों में, अगले दिनों में भी इंशाल्लाह इस पहल को आगे बढ़ाई जाएगी और आप तक सही मालूमात पेश की जाएगी। फ़िलहाल हम इजाज़त लेते हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ साहब से और उनसे नेक उम्मीदें और तमन्नाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي